you all. We are beginning a series of polity and constitution. So to begin with, firstly, we should learn about what the constitution is. Why do we need a constitution? From where did this idea come? So let's begin. A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state is governed. वो बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनसे किसी भी सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। या तो वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं या फिर प्राचीन पुराने टाइम पर आधारित कुछ घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें वो हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर, प्रिंसिपल्स को आउटशाइन करता है, एनश्राइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है कि गवर्नमेंट किस फॉर्म में होगी, ठीक है, कैसी गवर्नमेंट होगी, कौन कौन उसका पार्ट होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। दूसरी चीज, इट प्रोटेक्ट्स एंड राइट्स एंड लिबर्टीज। ये राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। जो सिटीजन्स के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, या उन्हें जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, या कुछ काम करने के लिए जो बेसिक राइट्स हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। और इस प्रोटेक्शन के लिए वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट भी करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पावर्स लिमिट होंगी तभी राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट की पावर्स अगर अनलिमिटेड हैं तो राइट्स हमारी प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। वो राइट्स जो है वो लिमिटेशन देता है एक गवर्नमेंट की पावर, ठीक है, एक्सेसिव या मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक जगह पर संग्रहित लिखित विधान, संविधान, या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जो अलग अलग सोर्सेज में बटा हुआ हो। दूसरा है रिजिड और फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही रिजिड हो सकता है, मतलब इसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, या नामुमकिन है करीबन करीबन। या फिर ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, जैसे जिसमें हम अमेंडमेंट्स जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं टाइम, चेंजिंग टाइम के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आज का टॉपिक है, ओरिजिनल टॉपिक, कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई, क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन पर आए, क्या हमारे पास कोई पहले ऐसी चीज थी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र हैं जिनसे गवर्नेंस की जाती थी, राजपाट चलाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत देखी होगी अगर कोविड के टाइम पे, तो उसमें एक रेफरेंस आता है विदुर नीति का। वो विदुर नीति जो है वो दैट इज समवट सिमिलर टू व्हाट वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, ठीक है। वो एक गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए एक संसाधन की तरह। नेक्स्ट आपने एक वो भी देखी होगी अभी रिसेंट में, नॉट रिसेंट, बहुत कुछ साल पहले मूवी थी, बहुत फेमस हुई, बाहुबली। तो बाहुबली 2 में आपने देखा होगा कि वहां पर माहिष्मति के संविधान, उसके न्याय शास्त्र की बात की जा रही थी। तो वो रेफरेंसेस जो हैं दे रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल रेफरेंस से जुड़ी हुई मूवी, ठीक है। तो हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में उसकी जो प्राचीन संस्कृति है वो सिर्फ रिलीजियस रिचनेस नहीं है, उसमें आज जितनी भी चीजें हम सोच सकते हैं, हम जितनी भी चीजों की कल्पना कर सकते हैं, उन सबका रेफरेंस कहीं ना कहीं जरूर है। गांव में हर गांव में पीपल के पेड़ होते हैं, वो एक बड़ा सा पेड़ होता है, वहां पर सारे जो गांव के मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो आकर बैठते हैं और फैसले करते हैं। लोगों की कोई चीजें वो रहती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका निपटारा करते हैं, या आपस में कुछ कोई मनमुटाव हो या कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए हो तो उनको वो सेटल डाउन करते हैं। ये सब मतलब आज के टाइम पे हम लोक अदालत की बात करते हैं, दैट इज गोइंग टू द पीपल। तो ये सब लोक अदालत के प्रिमिटिव फॉर्म्स से हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास
सभा आती है, समिति आती है, ठीक है। तो ये सब जो है ये रेफरेंसेस हमारे इसी में आते हैं, जो प्रोटो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है हमारे, ठीक है। तो ये प्रोटो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मींस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें हम काफी सारे और रेफरेंसेस भी हैं जो हम यहाँ पर अभी नहीं ले पाए हैं। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास, इंडिया के पास, भारत के पास प्राचीन काल से ही बहुत सारे ऐसे प्रिमिटिव से इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, या न्याय संविधान, न्याय विधान, न्याय शास्त्र जो है वो एग्जिस्ट करता है। वर्ल्ड लेवल के आइडियाज की बात करें तो उसमें बहुत फेमस है हैम्मुराबीज कोड। हैम्मुराबी जो है वो किंग हैम्मुराबी थे बेबीलोन के, ठीक है। जो बेबीलोनियन डिनास्टी है, फर्स्ट बेबीलोनियन डिनास्टी, उसके 6th किंग थे किंग हैम्मुराबी। उन्होंने एक लीगल कोड दिया, ठीक है, एक लीगल कोड दिया 1754 बीसीई में, राइट। और ये ओल्डेस्ट नोन लीगल कोड माना जाता। बेबीलोनियन डायनास्टी जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। मेसोपोटामिया यू ऑल नो कि वो 2 रिवर्स के बीच का एरिया था, दैट वाज रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, जैसे हम मॉडर्न डे ईरान, साइरिया, टर्की के कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिलके बनता है। So this is the oldest known legal code, Hammurabi's code. Second thing is law of 12 tables. Law of 12 tables जो है वो Roman code. This is Roman code of law enacted around 450 BC. This was enacted around 450 BC. 450 BC के आसपास ये 12 tables, लॉ ऑफ 12 टेबल्स। 12 टेबल्स क्यों कहा गया इसमें? 12 टेबल्स इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वैसे ही ये लॉ ऑफ 12 टेबल्स जो था इसके 12 टेबल्स थे। वो 12 टेबल्स इसके पार्ट्स की तरह थे, जिसमें रेफरेंसेस थे, प्रोसीजर्स, एनैक्टमेंट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट टाइप समथिंग, मतलब वो सारे रेफरेंसेस अलग अलग जगह दिए हुए थे। तो वो डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन थी वो 12 टेबल्स में क्लासिफाई किया गया था, 12 रेफरेंसेस थे उसके, ठीक है। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ 12 टेबल्स कहा। देन सेकंड, थर्ड वन इज मोज़ैक लॉ। मोज़ैक लॉ जो है वो रिलीजियस और लीगल कोड। रिलीजियस इसलिए है क्योंकि ये कोड जो ड्रॉ होता है वो बाइबल, हेब्रू बाइबल की फर्स्ट 5 बुक्स से ड्रॉ होता है, राइट। तो ये इसराइल में एक्चुअली ज्यूज थे। जुडाइज्म वाज द रिलीजन एंड देयर वाज हेब्रू बाइबल। इट वाज दीज लॉज, ये लॉस मोसेस जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये मोसेस गॉड ने दिए उन 5 बुक्स की फॉर्म में, ठीक है, जो 5 बुक्स की फॉर्म में रिकॉर्डेड हैं, जिनको हम टोरा भी कहते हैं, ठीक है। 5 बुक्स जिसमें जेनेसिस है, एक्सोडस है, लेविटिकस है, नंबर्स है, एंड देयर इज वन मोर, डिटेरोनॉमी। डिटेरोनॉमी इज वन अनदर, राइट। तो ये 5 बुक्स जो थी, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ हेब्रू बाइबल, राइट, हेब्रू बाइबल। और ये इसका, क्योंकि इसका रिलीजियस लिंक था, तो इसलिए इसको, ये रिलीजियस कोड है, लीगल कोड भी है और रिलीजियस कोड। और ये जो टेक्स्ट हैं, ये 5 टेक्स्ट, हेब्रू टेक्स्ट, जिससे ये मोज़ैक लॉ निकला या लॉ ऑफ मोसेस जिसे कहते हैं वो निकला, ये बाद में चलकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन एलिमेंट्स बने। क्योंकि जो जुडाइज्म है उसी से समहाउ 2 ऑफशूट्स निकली हैं, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। सो इन टेक्स्ट का, इस लॉ का क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक लॉ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। Then fourth one is Athenian democracy. Athenian democracy, Athens, Greece, right? यहाँ पर almost 5th century BC के आसपास जो अर्लीस्ट डेमोक्रेसी है
डेमोक्रेसी, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, फर्स्ट डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीस को मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अर्लीस्ट डेमोक्रेसी थी, यहाँ सिटीजन पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, मतलब वोटिंग करते थे लोग किसी भी इशू पे या किसी भी लॉ के लिए। एंशियंट के बाद अब हम मेडिवल या मिडिल एज में देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला आता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा is a foundational document, it's a legal document, and it was signed by King John of England. तो इस डॉक्यूमेंट में किंग की पावर को लिमिट किया हुआ। तो क्या किंग ने अपनी मर्जी से ये साइन किया होगा? बिल्कुल नहीं। वहां पर एक बैरन रिबेलियस एक ग्रुप था, जो बैरन्स थे, उन लोगों ने रिबेलियन किया, और उस रिबेलियन के प्रेशर में किंग जॉन ने ये डॉक्यूमेंट मैग्ना कार्टा साइन किया। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट। फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ इज सुप्रीम, किंग इज नॉट अबव लॉ। ये एक बड़ी चीज थी जो इस डॉक्यूमेंट में आई। दूसरी चीज थी फेयर ट्रायल, जिसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ, ये दोनों चीजें मैग्ना कार्टा से आई। सेकंड हमारे पास है इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। अब मैग्ना कार्टा तो आ गया था, उसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स था। इंग्लैंड में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स किंग जेम्स के अगेंस्ट, किंग जेम्स सेकंड के अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद किंग जेम्स जो है उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, ही वाज ओवरथ्रोन। और उनकी जो बड़ी बेटी थी, डॉटर क्वीन मैरी टू, शी टुक ओवर। वो क्वीन रहे, और उनके डेथ के बाद और उनके हस्बैंड जो एक प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, वो किंग बने। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर क्वीन मैरी की जो छोटी बहन है क्वीन एन, वो क्वीन बनी। इसमें ये हायरार्की डजंट मैटर मच कि कौन किसके बाद क्या बने। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट हियर कि जो क्वीन मैरी है उसको टेक ओवर करने की लिए एक कंडीशन थी कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स साइन करना है। वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में आएगा और उसको अप्रूवल होनी है। सो बिफोर टेकिंग ओवर दे हैड टू एग्री टू द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो जो भी प्रोटेस्ट और वो सब हुआ वो बिल ऑफ राइट्स के लिए हुआ, जिसमें जो इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बना, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, दे आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक जगह पर असेंबल्ड बुक नहीं है, ठीक है। तो वेरियस सोर्सेज हैं जहां से वो अपना लीगल फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास काफी सारे थिंकर्स थे, मेडिवल टाइम में आए, रोजियो आए, मॉन्टेस्क्यू आए, देन लॉके, जिसमें हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ये चीजें सब देखने को मिली। सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमारे पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स का सेपरेशन, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, इट वाज लाइक कि हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो थोड़ा सा टिपिकली हम इसको समझ सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज एंड ऑल। वहां क्या होता है कि सिटीजन्स गिव अवे सम पावर्स, सम ऑफ देयर राइट्स टू द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशंस या सच इमरजेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड। तो ऐसी जो थॉट प्रोसेस है ये मेडिवल पीरियड में डेवलप हुई। उसके साथ ही मेडिवल पीरियड में हमारे पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी आया, जो हम मेडिवल और मॉडर्न के इन बिटवीन टाइम हम समझते हैं, क्योंकि वो दैट वाज मोर और लेस लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो इसलिए उसको मेडिवल मॉडर्न का एज लाइन कह सकते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का,
ठीक है, जो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था प्रीएम्बल का, देन बिल ऑफ राइट्स, यूएस बिल ऑफ राइट्स भी था, जिससे हम फंडामेंटल राइट्स अपना ड्रॉ करते हैं। देन इसमें एक कॉन्सेप्ट था चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस, और दूसरा फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट और चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट। फेडरलिज्म तो आप सब समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज फॉर्म्ड बाय द स्टेट्स, ठीक है, वो स्टेट्स उसको फॉर्म करते हैं कंट्री को, ठीक है। जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, चेक्स एंड बैलेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इंडिया के कंटेक्स्ट में आपके पास है सीएजी, ठीक है। वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस, आप कुछ कर रहे हो उसका एक अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आया। इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये आपको पता ही है कि ये मोनार्क के अगेंस्ट हुआ, इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट हुआ, ठीक है। तो ये वो सारी जो रेवोल्यूशन है, उसके बाद जब पीस फाइनली थोड़ा सा एस्टैब्लिश हुई, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आई, एंड दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें भी राइट्स, सी बिल ऑफ राइट्स, हियर बिल ऑफ राइट्स, हियर इट्स डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, दैट इज इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। सो राइट्स वाज मोर prominent in the modern constitutions. And rights of man and citizen was written, and then fundamental rights like liberty, equality, fraternity. This is the tagline of French Revolution: liberty, equality, fraternity, right? So ये जो है ये उसमें इंक्लूड किए गए। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस इक्वालिटी, राइट। सो उसके बाद हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1950 में आया। ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम और चीजें भी आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। वो दैट इज अ मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ यूनियन कैरेक्टर एंड फेडरल कैरेक्टर, राइट। it's the center is stronger than the federal character, right? So ये सब चीजें जो है वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स रही कुछ मॉडर्न, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हमारे पास जो नेशंस थे, जिन नेशंस को आजादी मिली, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ 1948 में। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था कि ह्यूमन राइट्स का जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन देयर इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो आप सब जानते हैं, जो हमारे पास कुछ जब हमारा लॉ जो है वो एक्सप्लेन नहीं, हमें एम्बिग्युइटी कहीं देता है, तो हम उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी हियरिंग सुनता है और उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो वो इंटरप्रिटेशन देते हैं कि हाँ, बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें जा तो नहीं रहा अगर हम कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। देन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारे पास राइट्स का, डिजिटल राइट्स की बात हो रही है। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, एनवायरमेंट के राइट्स जो है। फिर इंक्लूजन ऑफ जेंडर राइट्स एंड इंक्लूडिंग LGBTQ। तो ये सब चीजें जो हैं वो आज की डेट में चल रही हैं कि हम ये राइट्स, इवन एनिमल राइट्स की बात हो रही है। एनिमल राइट्स में हमारे पास इन नियर फ्यूचर हो सकता है हमारे पास ये सब राइट्स जो हैं वो इंक्लूड करें उसमें, ठीक है। तो इसमें एक, अब इतना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री हम सब चीज पढ़ रहे हैं, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इनको हम शॉर्टकट में PNJSP कहते हैं, ठीक है। PNJSP कहते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस
हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम का बेसिस बनाते हैं, या ये कहें कि पूरा जो भी हमारा आइन है, संविधान है, कानून है, उसका बेसिस बनाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एथिक्स के पेपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी के पेपर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एथिक्स के पेपर का बेसिस जो है वो इसके ऊपर टिका है। ठीक है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑडी ऑल्टेरम पार्टम। ऑडी ऑल्टेरम पार्टम, इसका मतलब ये हुआ कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहार्ड। किसी को भी बिना सुनवाई के दंड नहीं दिया जा सकता। अगर मुझ पर आरोप लगा है तो मुझसे सुनवाई होगी। मैं प्लीड गिल्टी हूं या नहीं हूं। इफ आई एम प्लीड गिल्टी, guilty accepted. If I am not plead guilty, I will be given a chance to represent myself. इसमें राइट टू नोटिस आता है, इसमें राइट टू गेट फ्री लीगल एड आता है। ठीक है। तो ऑडी ऑल्टेरम पार्टम जो है वो एक इंपॉर्टेंट है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहार्ड। ऐसा नहीं है कि बिना पूछे दंड सुना दिए। ठीक है। देन सेकेंड वन इज नेमो ज्यूडे इन कॉसा सुआ, राइट। ये इसका मतलब ये है कि नो वन कैन बी अ जज, नो वन कैन बी अ जज इन वंस ओन कॉज, सो कॉज, राइट। अपने कॉज में कोई जज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं एक पार्टी हूं और जज भी मैं ही हूं, नो। या मेरा कोई रिश्तेदार है तो वही जज है, नो। सो दिस इज समथिंग फॉर फ्री एंड फेयर ट्रायल, दिस इज गिवन, राइट। इसका इसका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है दैट इज फेयर ट्रायल, राइट, फेयर ट्रायल। देन थर्ड इज स्पीकिंग और रीजन्ड ऑर्डर डिसीजन। जो भी डिसीजन है वो स्पीकिंग होना चाहिए, रीजन्ड होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एक बात के चार मीनिंग नहीं निकालने चाहिए किसी वर्ड के, किसी फ्रेज के। दैट शुड कैटेगरिकली से कि ये हुआ और ऐसे हुआ, ये इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये एवरीथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन ब्लैक एंड व्हाइट। Order should be speaking, there should be no ambiguity, right? That could lead to further litigation, right? So ये हमारे principles of natural justice हैं। I guess they need one more class on it, और इसको हम उसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे, right? They are very important, और ये basic principles हैं जो as humans भी हमें पता होने चाहिए और हमें इन्हें अपनी लाइफ में implement करना चाहिए। So moving forward, importance of constitution। इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लोगों को, किसके लिए? इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स। और क्या प्रोवाइड करता है? रोड मैप फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, या अनरिटन है तो सोर्स है उसका कहीं ना कहीं, डिफरेंट सोर्सेस से। तो उसमें फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर। ठीक है। Then second is it provides balance between government and governance। गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में एक बैलेंस देता। ठीक है। कि गवर्नमेंट जो है वो ओवरराइड ना करे किसी की राइट्स। ठीक है। आई मीन एक्सेसेस ना हो कहीं पर। Then it acts as a unifying force in a big nation with ethnic and geographical diversity और dealing with other barriers। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में आप सोचें कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने रिलीजन्स हैं, कितनी एथनिक डाइवर्सिटी है, कितनी जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं। तो उन सबके बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो वन इंडिया वन कॉन्स्टिट्यूशन आज इम्प्लीमेंट है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग फोर्स, एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह एक्ट करते हैं। सो एट लास्ट रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइनें हैं। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता कैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। So justice is paramount. So work for it. That's all for the day. Bye bye.